हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश उर्वड़िया आपका स्वागत करता हूं। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के लेक्चर 5 में आज हम एक नया एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर की जो भी प्रीवियस वीडियोस है उसमें भी अलग अलग टाइप के एग्जांपल सॉल्व किए हैं और साथ में उनकी कॉन्सेप्चुअल चीजें भी डिस्कस कर दी है। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या है, उनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उनकी जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो ये चैप्टर्स के लेक्चर 1 में जाके आप देख सकते हैं। आज हम एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ बताया पी कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 May 2010 टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस एज फ्रॉम 1 January 2010। यानी किसी रनिंग बिजनेस को हम 1 जनवरी को परचेज करते हैं, लेकिन वो कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेटेड कब होता है? 1 May को। साथ में बताया एज पर द परचेज एग्रीमेंट द परचेज प्राइस वॉज फिक्स ₹2 लाख। यानी ये बिजनेस हम परचेज प्राइस उनकी कितनी है? 2 लाख रुपीज है। It has agreed to pay 5% debenture of ₹1 lakh and cash ₹1 lakh for the asset of 1,75,000 and goodwill of 25,000। यानी ये जो परचेज बिजनेस हम 2 लाख में करते हैं तो वो 2 लाख हम कैसे पे करेंगे? तो उसके लिए 1 लाख के डिबेंचर दिए जाएंगे और 1 लाख रुपीज कैश में। On 1 July 2010, vendor received cash including 6,000 for interest। यानी 1 जुलाई को हम वेंडर्स को उनके पैसे दे देते हैं, साथ में 6,000 रुपीज इंटरेस्ट भी पे करते हैं। डिबेंचर वेर इश्यू टू वेंडर ऑन 1 जुलाई 2010। यानी नई कंपनी डिबेंचर कब इश्यू करती है? 1 जुलाई 2010 को। एंड ऑन दैट डेट द कंपनी इश्यू 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फॉर द कैश। कंपनी को ज्यादा कैश की जरूरत होने से वो क्या करती है? तो 3,000 इक्विटी शेयर भी इश्यू करती है। उसके साथ हमें यहाँ पे जो 31 दिसंबर 2010 तक का यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट भी दिया है। और उसके साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया है out of the bad debt of 1,700 related to debtors taken over by the company। यानी जो डेटर्स सॉरी यहाँ पे बेड डेब्ट्स है उसमें से 700 बेड डेब्ट्स किसके रिलेटेड है? तो वो पुरानी कंपनी के रिलेटेड है। तो ये जो 700 बेड डेब्ट्स है वो पुरानी कंपनी की है, पुरानी फर्म्स की है। तो हम क्या करेंगे? उनको प्रे इनकॉर्पोरेशन में लिखेंगे। आपको आंसर क्या निकालना है? तो बताया फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इन कॉलमर फॉर्म शोइंग प्रे इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ आपको जो प्रॉफिट है उनको एलोकेशन कर देना है, प्रॉफिट को अलग अलग शो करना है, प्रे इनकॉर्पोरेशन का और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। तो ये प्रॉफिट को अलग अलग लिखने के लिए हम ऐसा एक अप्रोचमेंट करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें पहला कॉलम रखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर दूसरा रखना है हमें बेस ऑफ अप्रोचमेंट, और प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में और दो कॉलम बनाएंगे एक्सपेंस और इनकम लिखने के लिए। तो इसी तरह का आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देना है। अब आपको ये जो एक्सपेंस और इनकम को अलोकेट करनी है, तो ये अलोकेशन के लिए आपके पास सबसे पहले दो रेशियोज होने चाहिए, दो प्रपोर्शन रहने चाहिए। किसके? एक टाइम के और दूसरे टर्नओवर यानी सेल्स के लिए। तो हम पहला काम करेंगे, यहाँ पे टाइम रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? टाइम रेशियोज निकालेंगे। टाइम रेशियो किसके बीच निकालना है? तो हमें निकालना है प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है उससे पहले का समय, और पोस्ट में हम लिखें उसके बाद का समय। तो देखेंगे कंपनी हम जो पुरानी फर्म्स है वो कब परचेज करते हैं, तो यहाँ बता दिया है कि रनिंग बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी, और वो इनकॉर्पोरेटेड कब होता है? 1 मई को जाके। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 2010 को हम कंपनी को परचेज कर देते हैं, और वो इनकॉर्पोरेटेड कब होता है? 1 मई 2010 को। ये हो गया। तो उनका मतलब ये होगा 1 मई को कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके अगले दिन तक वो कहाँ आएगा? प्रे इनकॉर्पोरेशन में आएगा। तो उसके अगले दिन क्या रहेगा? 13 अप्रैल 2010 तक का वक्त। तो ये जो 1 जनवरी से लेके 13 अप्रैल तक का जो पीरियड है वो प्रे इनकॉर्पोरेशन में आएगा। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 1 मई से लेके कहां तक? तो यहाँ हमारा ईयर एंडिंग कब होता है? 31 दिसंबर 2010 को। तो अब उनके जो बीच में जो मंथ है उनको कैलकुलेशन करें तो यहाँ 4 मंथ रहेंगे, और यहाँ जो बात करें तो वो रहेंगे 8 मंथ। अब उनके रेशियोज निकाले तो क्या रेशियोज आएगा? 1:2। तो ये हो गया आपका टाइम रेशियोज।
यानी जितने भी इनकम और एक्सपेंस टाइम के रिलेटेड से वो हम टाइम रेशियोज में अलोकेट करेंगे और उसको प्रे इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखेंगे। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो या फिर उनको बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। तो इसमें भी हमें वही करना है, प्रे एंड पोस्ट में अलग अलग सेल्स लिखेंगे और उनका रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ सेल्स के रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। तो देखो यहाँ साफ बता दिया है, सेल्स अप टू अप्रैल 13 अप्रैल तक, यानी 13 अप्रैल तक का सेल्स अलग दे दिया है और मई से लेके दिसंबर तक का अलग दिया है। तो दोनों सेल्स अलग दिया है, तो यहाँ तो आसानी से आपको यहाँ जो सेल्स रेशियोज है वो मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ साफ साफ अलग अलग बता दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रेक में और यहाँ लिखेंगे पोस्ट में। प्रे में हमें सेल्स कहाँ तक लिखना है, तो 1 जनवरी 2010 से लेके 13 अप्रैल 2010 तक का। यहाँ के कितना लिखना है, तो 1 मई 2010 से लेके 31 दिसंबर 2010 तक का। तो यहाँ दोनों अलग अलग बता दिया है कि जो अप्रैल तक का सेल्स कितना है 1,60,000 से, और मई से दिसंबर तक कितना है 2,40,000 से, वो लिख देते हैं यहाँ पे 1,60,000 है और यहाँ पे है 2,40,000। अगर उनको जो रेशियोज निकालेंगे हम किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो रेशियोज क्या मिलेगा, यहाँ पे 2:3। तो ये हमारा सेल्स रेशियो है। ठीक है, दोनों अमाउंट को 80,000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये रेशियोज मिल जाएगा हमें यहाँ पे 2:3। तो ये हो गया हमारा सेल्स रेशियोज। सबसे पहले ये दोनों चीज हमें निकाल देनी होती है। ठीक है, चलो ये दोनों होने के बाद हम हमारा काम स्टार्ट करेंगे। तो काम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। क्या लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारे पास, तो वो देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो यहाँ बता दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, लेकिन यहाँ एक चीज बताई है कि यहाँ सेल्स आपको अलग अलग दिया है। ये जो है अप्रैल तक का वो प्रे इनकॉर्पोरेशन का है और मई से लेकर दिसंबर तक का जो है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का है। सिमिलरली यहाँ पे देखो बताया है परचेज आफ्टर एडजस्टिंग स्टॉक, यानी जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स होता है उनका एडजस्टमेंट के बाद परचेज कितना है, तो अप टू 13 अप्रैल तक, यानी अप्रैल तक का पीरियड कहाँ आएगा, प्रे इनकॉर्पोरेशन में, तो वो एडजस्टिंग परचेज अलग दिया है। और मई से लेके दिसंबर तक का भी परचेज अलग दिया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि प्रे इनकॉर्पोरेशन का सेल्स अलग दिया है, प्रे इनकॉर्पोरेशन का एडजस्टेड प्रॉफिट सॉरी परचेज अलग दिया है। तो फिर आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये जो भी ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 है उसे हम सेल्स रेशियो में अलोकेट करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेल्स भी हमें दोनों पीरियड्स के लिए अलग बताया है और दोनों पीरियड्स का एडजस्टेड परचेज भी अलग बताया है। तो उसके लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट को एक कैलकुलेशन में शो करेंगे। कैसे लिखना है आपको देखना है, यहाँ पे पहले सबसे पहले हेडिंग में लिख देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन में ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक काम करना है, यहाँ पे लिख देंगे प्रे और यहाँ लिख देते हैं पोस्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सेल्स। तो दोनों का सेल्स क्या है वो तो हमने यहाँ लिखा था 1,60,000 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना है 2,40,000। ठीक है, चलो ये हो गया। उसमें से हम बात करेंगे सॉरी सब्सट्रैक्ट करेंगे एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है शॉर्ट में अगर मैं बता दूं तो COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो कितना बताया है यहाँ पे, वो है परचेज में 1,40,000 एंड 2 लाख। तो वो लिखेंगे 1,40,000 एंड 2 लाख। तो अगर आपको सेल्स में से अगर एडजस्टेड परचेज यानी COGS सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा यहाँ पे 20,000 और यहाँ रहेगा 40,000। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ मिल गया तो हमें लिख देना है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम के कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे जो प्रे इनकॉर्पोरेशन में ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ रहा है 20,000 और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आ रहा है 40,000। तो यहाँ बता देंगे एज पर गिवन, जो दिया है वही किया है। यहाँ पे कोई रेशियोज का हम यूज नहीं करते ग्रॉस प्रॉफिट के लिए।
जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो ट्रेडिंग अकाउंट में उन्होंने दे दिया है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको इसी तरह सेल्स और परचेज की इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो आप अलग अलग ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। उस वक्त आपको क्या करना है, यहाँ भी जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट को आपको कौन से रेशियो में अलोकेट कर देना है, तो सेल्स रेशियो में। ठीक है, ये याद रखना है। तो उसी तरह आपको जाना है। अब यहाँ सेल्स का काम हो गया। अब ये जो भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंस उनके जो अप्रोप्रिएट रेशियोज है वो रेशियोज में हम अलोकेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रेट एंड टैक्सेस, तो वो लिख रहे हैं रेट एंड टैक्सेस। सेकंड नंबर में लिखेंगे रेट एंड टैक्सेस। चलो, रेट एंड टैक्सेस एक्सपेंस था कितना, यहाँ पे कितना एक्सपेंस है वो देख लेते हैं। तो वो है टोटल 6000। अभी जो 6000 रेट एंड टैक्सेस है उनको हम कौन से रेशियोज में एलोकेट करेंगे, तो जाहिर सी चीज है उनको हम लिखेंगे टाइम रेशियोज में। कौन से रेशियोज में, टाइम रेशियोज में। और हमारा टाइम रेशियोज का आंसर क्या है, 1:2। कितना है, 1:2। तो ये 6000 को 1:2 में अलोकेट करेंगे तो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना आएगा, 2000 एक्सपेंस में लिखेंगे और पोस्ट में लिखेंगे 4000। दोनों एक्सपेंस में लिखना है। तो ये हो गया रेट एंड टैक्सेस के लिए। ठीक है, तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कोई एक्सपेंस है तो वो टाइम रेशियो में अलोकेट रहेगा। उसके बाद सेकंड में देखेंगे तो वो है यहाँ पे इंटरेस्ट टू वेंडर 6000। कितना है, इंटरेस्ट टू वेंडर 6000। अब ये जो इंटरेस्ट टू वेंडर है यहाँ पे 6000, तो उनके लिए देखते हैं तो वो क्या है। देखो यहाँ लिखा है ऑन 1 जुलाई 2010 वेंडर रिसीव्ड कैश इंक्लूडिंग 6000 फॉर इंटरेस्ट। यानी वेंडर को हम पेमेंट करते हैं 6000 इंटरेस्ट के साथ, लेकिन कौन से डेट को करता है, 1 जुलाई को। तो हमें क्या करना है कि 1 जुलाई को कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि इंटरेस्ट जो है वेंडर्स को हमने दिया है वो कैसे लिखेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। तो उसके लिए कैलकुलेशन लिखनी होगी हमें, तो वो लिख रहे हैं, फोर्थ नंबर उनको देंगे और लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट टू वेंडर। ठीक है, चलो अब करेंगे क्या, इसमें एक काम करते हैं, पहले लिख देते हैं यहाँ पे प्री और पोस्ट। हमारा इंटरेस्ट कब स्टार्ट हो जाएगा, जिस दिन हमने बिजनेस परचेज किया है। बिजनेस कब हम परचेज करते हैं, तो 1 जनवरी 2010 को। और दूसरी चीज, हम उसको पेमेंट कब करते हैं, 1 जुलाई को। कौन से डेट को करते हैं, 1 जुलाई 2010। तो 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक हमें इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन हमारा जो प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड है वो कब तक रहता है, 13 अप्रैल 2010 तक। उसके बाद उसके पिछले दिन यानी 1 मई 2010 से हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। यानी जो हमने 1 जनवरी को बिजनेस परचेज किया, 1 जुलाई को पेमेंट किया, तो उस जो बीच का पीरियड है उनका इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट भी नहीं करना है, इंटरेस्ट तो दे दिया है, हमें अलोकेट करना है। तो क्या करेंगे, तो 13 अप्रैल तक जो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, उसके बाद का कहाँ जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। तो यहाँ 4 मंथ रहेंगे। यहाँ पे मई और जून, जुलाई को तो हमें लिखना नहीं है, 1 जुलाई है इसलिए जुलाई नहीं आएगा, या इसलिए यहाँ रहेगा 2 मंथ। तो अगर हम रेशियोज निकालेंगे तो क्या रहेगा, 2:1। तो 2:1 रेशियोज मिलेगा किसके लिए, इंटरेस्ट टू वेंडर्स के लिए। तो वो लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें इंटरेस्ट टू वेंडर। अब इंटरेस्ट टू वेंडर्स टोटल है कितना, इंटरेस्ट टू वेंडर्स तो वो है 6000। कितना है, 6000। तो 6000 को हमें किस में लिखना है, 2:1 में। तो क्या रहेगा, यहाँ पे 6000 है तो यहाँ पे आंसर आएगा 4000 और 2000। सिर्फ वो तो सिंपल चीज है, 6000 को हमें 2:1 में अलोकेट करना है। ठीक है, तो जो है वो पीरियड है, वो पीरियड के हिसाब से हम उसको अलोकेट करेंगे। इंटरेस्ट टू वेंडर्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे तो क्या है, चलो ये बीच में एक एक्सपेंस हमारा रह गया, सैलरी। ये रेंट टैक्सेस लिख दिया, इंटरेस्ट टू वेंडर्स लिख दिया, लेकिन बीच में सैलरी बाकी है तो वो लिख देते हैं। सैलरी एंड अदर एक्सपेंस कितने हैं, 12000 से, तो वो लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं अमाउंट हमारी जो 12000 है और यहाँ लिखेंगे सैलरी। अब सैलरी तो सिंपल है, वो तो टाइम रेशियो में आएगी।
और टाइम रेशियो हमारा कितना है 1:2 है। तो 12,000 को 1:2 में अलोकेट करेंगे तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पे हमारा 4,000 और यहाँ आंसर रहेगा 8,000। ठीक है, 12,000 को हम 1:2 में लिखेंगे और यहाँ लिख देते हैं एज पर गिवन, यानी जो डेट्स है वो डेट के हिसाब से लिखा है, यहाँ पे कोई रेशियोज का यूज किया नहीं है। चलो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन जो भी एक्सपेंस है वो लिखेंगे, तो वो है डायरेक्टर फीस। और डायरेक्टर फीस तो आपको सबको याद होगी, वो हमें कहाँ लिखनी है, पोस्ट में लिखनी है, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है इसमें कोई डायरेक्टर रहते हैं नहीं है। डायरेक्टर कब आते हैं, कंपनी होने के बाद। तो कंपनी होने के बाद अगर डायरेक्टर्स की फी हमें पे करनी है तो वो कहाँ एक्सपेंस में आएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, वो 1000 रुपीज है, तो वो लिखेंगे डायरेक्टर फी। डायरेक्टर फीस वो लिखेंगे पोस्ट एक्सपेंस में और वो कितना है 1000 रुपीज। ये हो गया, ये आपको याद रखना है। डायरेक्टर फीस के बाद नेक्स्ट वन देखेंगे तो वो है बैड डेब्ट्स, वो कितना है 1000। लेकिन बैड डेब्ट्स में यहाँ एक कैलकुलेशन बताई है कि 1000 से इसमें से 700 जो है वो तो पुराने डेटर्स के रिलेटेड है। किसके, पुराने डेटर्स, जो कंपनीज की जो फर्म्स थी उस टाइम की। तो उनका मतलब ये हुए कि 700 जो है वो तो प्रे इनकॉर्पोरेशन में चले जाएंगे और रिमेनिंग जो 300 है उससे हमें कौन से रेशियोज में अलोकेट करना होता है, बैड डेब्ट्स को सेल्स रेशियो। देखो बैड डेब्ट्स के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो बैड डेब्ट्स जो भी है उनको हम सेल्स रेशियो में अलोकेट करेंगे, लेकिन यहाँ बताया है तो वो हिसाब से हम करेंगे। तो उसके लिए कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। 5 नंबर में हम लिख देते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं बैड डेब्ट्स। क्या करना है देखो आपको, इसमें एक काम करना है हमें कि जो टोटल बैड डेब्ट्स है वो कितनी है 1000 से। ठीक है, ये तो हो गया। इसमें से आपको जो 700 है वो तो आपको कहाँ लिखनी है, प्रे इनकॉर्पोरेशन में ही लिखनी है। तो एक काम करते हैं कि जो पुरानी है यानी ये वो तो प्रे प्रे इनकॉर्पोरेशन में इसमें से चले जाएगी 700, वो चली जाएगी प्रे इनकॉर्पोरेशन में। ठीक है, अब रिमेनिंग कितना रहा 300। अब 300 जो है वो उसको क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो कितना है हमारा, वो हमने निकाला था यहाँ पे, तो वो है 2:3। कितना है 2:3, तो वो लिखेंगे 2:3 यहाँ पे। अब 300 को 2:3 में अलोकेट करेंगे तो वो कितना क्या आंसर रहेगा हमारा, तो वो आंसर आएगा यहाँ पे 300 इंटू 2/5 यानी 120 और यहाँ रहेगा 180। अब ये 120 वो कहाँ लिखेंगे, प्रे में, और ये लिखेंगे पोस्ट में। अब मैं फिर से बता देता हूँ कि जो 700 है वो पुरानी फर्म्स का है। ठीक है, जो कंपनी ने टेकन ओवर किया था डेटर्स को उसके रिलेटेड बैड डेब्ट्स है, तो वो तो प्रे इनकॉर्पोरेशन में ही आएगी। और उसके डिडक्ट करने के बाद जो 300 बैड डेब्ट्स रहती है उसका हमें क्या करना है, तो वो सिंपल है जो हर एक एग्जाम्पल में हम करते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बैड डेब्ट्स को हम सेल्स रेशियो में अलोकेट करते हैं, तो 300 को सेल्स रेशियो में अलोकेट कर देंगे। अब प्रे में कितना होगा, टोटल प्रे इनकॉर्पोरेशन में कितना आंसर आएगा, 700 और 120 यानी कितना होगा 820 होगा। और पोस्ट में कितना आएगा 180। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर इसे कोई इंफॉर्मेशन है तो वो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करके लिखना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आपको बैड डेब्ट सेल्स रेशियो में लिखनी है जो आगे के सम में हमने लिखी है। तो यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट वन में 6 नंबर में बैड डेब्ट्स, और ये बैड डेब्ट लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे एज पर गिवन। ठीक है, जो दिया है वही किया है हमने। और आंसर कितना आ रहा था, प्रे में 820 और पोस्ट में आ रहा था 180, हो गए 1000। तो इसी तरह आपको लिखना है। बैड डेब्ट्स के बाद देखेंगे तो वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब ये रहता है कि बैड डेब्ट रिजर्व, और बैड डेब्ट रिजर्व यानी किसी भी तरह का रिजर्व है तो वो आपको कहाँ लिखना है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और किसी भी तरह का प्रोविजन है रिजर्व है तो वो आपको पोस्ट पीरियड में लिखना है। और वो कितना आएगा यहाँ पे 2475,
ये हो गया पोस्ट में लिखना का काम आपका। अब उसके बाद देखेंगे 8th नंबर में नया जो भी एक्सपेंस है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको किस में लिखना है, तो वो तो आपको पता है, टाइम रेशियोज में लिखना है। किस में लिखना है? टाइम रेशियोज में। टाइम रेशियोज हमारा कितना है यहाँ पे? 1:2 है। डेप्रिसिएशन को अगर लिखेंगे तो यहाँ आएगा 1000 और यहाँ आएगा 2000, क्योंकि टोटल कितना है? 3000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना था हमारा? 3000। 3000 को अगर हम 1:2 में एलोकेट करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। डेप्रिसिएशन के बाद देखेंगे तो वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। 9 नंबर में लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये आपको याद रखना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किस में आएगा, तो आगे वो भी डिस्कशन कर दिया था, वो पोस्ट पीरियड में आएगा। प्रीलिमिनरी यानी कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, वो कंपनी के है, उसमें फर्म्स के रिलेटेड कोई है ही नहीं, तो फिर अगर ऐसे कोई इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो वो पोस्ट पीरियड में आएगा। कितना था वो एक्सपेंस? वो है यहाँ पे 2525, तो वो लिख देंगे यहाँ पे 2525। ये हो गया। चलो एक काम और हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद देखेंगे तो वो है गुडविल रिटर्न ऑफ, यानी जो गुडविल हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं वो। अब वो भी लिख देते हैं, चलो यहाँ पे गुडविल। लेकिन गुडविल हम क्या करेंगे? गुडविल जो है वो हमारा एक कैपिटल टाइप का एक्सपेंस है, गुडविल को रिटर्न ऑफ करना। और एक गुडविल रिटर्न ऑफ जो करेंगे वो हम क्या कर सकते हैं, तो जो हमारा प्रे इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है उसमें से उसे हम राइट कर सकते हैं। तो गुडविल रिटर्न आपको कहाँ लिखनी है? प्री इनकॉर्पोरेशन में लिखनी है, और वो कितनी है? ₹7000 है। ठीक है। और कई बार क्या करते हैं, क्योंकि ये जो गुडविल है वो एज ए एक्सपेंस शो नहीं करते। अगर एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस शो नहीं करते तो फिर आपकी जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ा बहुत चेंज रहता है। लेकिन वो क्या करता है, पहले प्रॉफिट निकाल देते हैं, बाद में उसमें से गुडविल रिटर्न ऑफ करते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं। तो जो प्रॉफिट्स का मामला है इसमें कहीं आपको थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। कोई सम इसी तरह सॉल्व किया है, कोई दूसरी तरह से। गुडविल का हो गया। गुडविल का बाद है 5% डिविडेंड ऑन इक्विटी से। अभी डिविडेंड 15,000 पे किया, तो डिविडेंड थोड़ा कोई एक्सपेंस है, वो तो क्या है? एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट है, तो वो अभी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसका क्या करना है वो हम आपको बता देंगे। उसके बाद है रेंट रिसीव्ड। ग्रॉस प्रॉफिट तो लिख दिया, रेंट रिसीव्ड तो वो इनकम है, तो वो लिखेंगे 11 नंबर में रेंट रिसीव्ड। अब रेंट किस में लिखना है हमें? टाइम रेशियोज में लिखेंगे। क्या रेशियोज है उनका? 1:2। ठीक है। चलो रेंट टोटल कितना था यहाँ पे? 12,000 से 12,000 को 1:2 में एलोकेट कर दो, तो क्या आंसर मिलेगा? रेंट है तो यहाँ लिख देंगे 4,000, यहाँ लिख देंगे 8,000। ये हो गया रेंट रिसीव का काम। उसके अलावा भी यहाँ भी जो इंफॉर्मेशन है उनका भी देख लेंगे। देखो यहाँ बताया कि 2 लाख परचेज प्राइस है, तो उसका हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ डिवेंचर एग्री करते हैं 1 लाख रुपीज का, लेकिन ये डिवेंचर जो इश्यू करते हैं वो कब करते हैं, तो बताया है कि डिवेंचर वेर इश्यूड टू वेंडर ऑन 1 जुलाई। तो हमें 1 जुलाई से इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, तो 1 जुलाई का इंटरेस्ट पे करना, उनका मतलब क्या हुआ कि डिवेंचर इंटरेस्ट क्या, देखो हमारा इनकॉर्पोरेशन पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 1 मई से स्टार्ट होता है, और उसके बाद हम डिवेंचर इश्यू करते हैं। तो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है वो पूरा हिस्सा कहाँ जाएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है फिर भी जो डिवेंचर इंटरेस्ट है वो हमें कहाँ लिखना है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखना है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट यहाँ कहीं लिखा नहीं है पीएनएल अकाउंट में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे डिवेंचर इंटरेस्ट, वो जो हमें लिखना है, तो वो लिखेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट। अब डिवेंचर इंटरेस्ट कितना होगा तो उनके लिए कैलकुलेशन लिख देते हैं, ऐसे सिंपल है फिर भी। चलो उनके लिए नंबर लिखेंगे 6। 6 नंबर में हम नॉट लिखेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट के लिए डिवेंचर कब इश्यू किया? 1 जुलाई 2010। वहां से लेके हमारा ईयर कब फिनिश होता है? 31 दिसंबर 2010। कितने महीने हुए? 6 मंथ हुए। तो हम जो इंटरेस्ट काउंट करेंगे वो कितने मंथ के लिए करेंगे? 6 मंथ के लिए। अब डिवेंचर कितने हैं? 1 लाख रुपीज के है, और उनका रेट कितना है? 5%। उनके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। चलो 1 लाख और 5% और फिर 6 मंथ, तो कितना होगा? 2500 होगा। तो वो डिवेंचर इंटरेस्ट हमें यहाँ लिखना है।
तो डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ लिखेंगे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखेंगे, एज ए एक्सपेंस लिखना है 2500। ये चीज हो गई। अब इसमें कोई और बाकी है तो वो देख लेते हैं, उससे पहले फिर उनका टोटल करेंगे। चलो डिबेंचर इंटरेस्ट का हो गया, और ये जो इंटरेस्ट था वेंडर को दिया था वो तो हमने यहाँ से लिख दिया, यहाँ कहीं था इंटरेस्ट टू वेंडर 6000, तो वो एंट्री तो आ गई। ठीक है, उसके अलावा हम इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं, तो इक्विटी शेयर जो इश्यू कर रहे हैं उनका यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, गुडविल का भी कुछ लेना देना नहीं है, तो सारी चीजें आ गई। अब तो हमें कोई लिखना बाकी नहीं है, तो एक काम करते हैं, अब ये जो भी स्टेटमेंट बनाया उनको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन में। देखो यहाँ पे इनकम में दो ही अमाउंट है, 20,000 और 4,000, यानी इनकम का टोटल हो गया आपका 24,000। यहाँ भी लिखेंगे 24,000। अब क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। 24 में से सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो यहाँ प्रॉफिट आपको मिलेगा 5,180। ठीक है, ये जो भी इनकम है 24,000, उसमें से सारे एक्सपेंस को सब्सट्रैक्ट करके बैलेंस निकालेंगे, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है आपका 5,180। तो यहाँ लिख देते हैं नेट प्रॉफिट, ये हो गया। सिमिलरली वही काम करेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में देखो इनकम में दो ही अमाउंट है, 40,000 से और ये 8,000, यानी टोटल तो आपका होगा यहाँ पे 48,000। ये यहाँ भी लिख देते हैं। 48,000 में से ये सारे एक्सपेंस सब्सट्रैक्ट करके बैलेंस निकालता है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो आपका बैलेंस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 23,320। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो ये दोनों प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट मिल गया। लेकिन यहाँ एक चीज बाकी है जो मैंने बताया था कि बाद में हम देखेंगे, 5% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, अमाउंट कितनी है 15,000। अब ये जो डिविडेंड हम देते हैं वो क्या है, प्रॉफिट का एलोकेशन। क्या है, प्रॉफिट का एलोकेशन है। तो एक काम करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। आपकी कैलकुलेशन हो गई है, कितना है यहाँ पे 5180, और यहाँ कितना है 23,320, और इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे डिविडेंड। क्या माइनस करेंगे, डिविडेंड। डिविडेंड किसमें से होगा, तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है, उसमें से हम डिविडेंड नहीं दे सकते। प्री इनकॉर्पोरेशन से हम क्या कर सकते हैं, ये गुडविल राइट ऑफ कर सकते हैं, इसीलिए देखो यहाँ लिख दिया है। या फिर ये 7,000 यहाँ आप नहीं लिख रहे, तो यहाँ आपका प्रॉफिट जो है वो 7,000 ज्यादा रहेगा, यानी 12,180 रहेगा। तो फिर यहाँ नीचे भी आप ये जो मैं लिख रहा हूँ वहां भी आप गुडविल रिटर्न ऑफ सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये जो लिखा है वो भी सही है। अब डिविडेंड हम सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट से ही पे कर सकते हैं, तो डिविडेंड हमें कितना पे करना है यहाँ पे 15,000। तो अब यहाँ आंसर रहेगा 5,180, और यहाँ कितना रहेगा 8,320। तो ये हमारा जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है प्रॉफिट का, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन दोनों का। तो ये आपका सॉल्यूशन, उसी तरह आपको सॉल्व करना है, उसी तरह आपको एग्जाम्पल देखना है। और ये जो पूरा एग्जाम्पल्स है उनकी जो नोट्स है, सॉल्यूशंस है, उनकी जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर फिर भी अगर इनके सॉल्यूशन के बारे में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज का काम यहाँ फिनिश कर देते हैं। थैंक यू।